Hey guys, welcome back to another YouTube video. I hope you all are doing really well. So I know it's been a very long time since I uploaded a video. मैंने last video शायद अपना मार्च पे upload किया था because first year of MBBS has been really very hectic for me, like adjusting between the classes, exams, college life. It's been really very hectic. और मुझे ऐसा लगा था कि मैं फर्स्ट ईयर में कंटेंट क्रिएशन और बाकी सब चीज़ें लाइक पढ़ाई एंड ऑल सब कुछ साथ में कर लूँगी, बट मैं नहीं कर पाई। बट फाइनली आई एम बैक। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अब कंटेंट क्रिएशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट करूँगी, बट मेरी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था कि नीट काउंसलिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाओ। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट नीट काउंसलिंग, कि कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे नीट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, क्या डिफरेंस होता है ऑल इंडिया की काउंसलिंग में और स्टेट काउंसलिंग में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। सो ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए हम एमसीसी के पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले एमसीसी के पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन आता है अबाउट काउंसलिंग, और उसके बाद हम काउंसलिंग में स्टेप बाय स्टेप जो पूछा जाता है हम वो डिटेल्स भरते हैं, काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग में अब जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जैसे आपने कॉलेज की अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरी, जो जो भी आपको कॉलेज चाहिए, उसके बाद दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपको कॉलेज मिल गया, दूसरी चीज़ है अगर आपको कॉलेज नहीं मिला। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप ऑलरेडी मतलब आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको पूरा स्टेप दोबारा नहीं करना पड़ता, आपको बस चॉइस फिलिंग जो होती है वो दोबारा करनी पड़ती है, और एट द एंड चॉइस लॉक कर देनी पड़ती है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो ऑटोमेटिकली भी चॉइस लॉक हो जाती है अगर आप नहीं करते हो तो, लेकिन चॉइस फिलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेकंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया, तो उसके बाद भी दो चीज़ें होती हैं। या तो आपको वो कॉलेज पसंद आ गया, अगर आपको वो कॉलेज पसंद आ गया तो आप वो कॉलेज पे जाते हो, और वहाँ जो भी डिटेल्स होती है, जो भी मतलब फॉर्म करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है, जो भी फ़ीस वगैरह होती है, आप सब कुछ करते हो, फ़ीस सबमिट करते हो, और वहाँ पे ना आपको एक फ़ॉर्म देते हैं जिसको फ्लाई एंड फ्रीज़ फ़ॉर्म बोलते हैं। तो फ्लाई एंड फ्रीज़ फ़ॉर्म क्या होता है कि अगर आपको वो कॉलेज पसंद है और आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए नहीं जाना चाहते, तो आप फ्रीज़ कर देते हो वहीं पे। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हो तो आप फ्लाई के ऑप्शन पे फ्लाई का ऑप्शन भरते हो, और उसके बाद आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। अगर आपने फ़ीस भर दिया तो फिर आप नहीं जा सकते सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। अब इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जिनको पसंद आता ही नहीं वो कॉलेज, तो वो वहाँ जाना ही नहीं चाहते, या बहुत दूर अगर कॉलेज मिल गया, या वो कॉलेज पसंद नहीं आया, आप कॉलेज जाना ही नहीं चाहते, तो आप कॉलेज नहीं जाते हैं, और आप वहाँ जाके वो फ़ीस सबमिट, वो जितना भी जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो आप नहीं करते। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हैं, मतलब आप कॉलेज पे जाओ ही मत और कुछ भी मत करो, आपको फ्री एग्ज़िट मिल जाएगा। आपका जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट होता है वो भी वापस आ जाता है। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग, आप जैसे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आप जाते हो, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कोई भी फ्री एग्ज़िट नहीं होता। मतलब अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला है, तो आपको सेकंड राउंड वाले कॉलेज पे जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है वो लोग ले लेंगे। आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो रिफ़ंड हो जाता है वो रिफ़ंड नहीं होगा। अब इसमें आप नहीं भी जा सकते हो, अगर आपको नहीं जाना है तो आप नहीं जाओगे, लेकिन आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपको वापस नहीं मिलेगा, और आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी वापस नहीं मिलता, और आप फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में भी नहीं जा सकते। ओके, तो फर्स्ट राउंड की जो आपकी काउंसलिंग होती है उससे आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग पे आप जा सकते हो विदाउट रिपोर्टिंग टू द कॉलेज, क्योंकि उसमें आपका सिक्योरिटी फ्री एग्जिट होता है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो वापस हो जाता है। लेकिन सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप सेकंड राउंड से आप थर्ड राउंड में जा सकते हो, लेकिन सेकंड राउंड में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वो जो है वो रिफ़ंड नहीं होता अगर आप कॉलेज पे रिपोर्ट नहीं करते हो तो। और थर्ड राउंड पे अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस नहीं आता, और आप फिर फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल भी नहीं होते। तो ये थोड़ी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही एक के बाद एक लगातार राउंड्स होते हैं, तो उसमें आपको पूरी प्रोसेस तो दोबारा नहीं करनी पड़ती, बस जो चॉइस फिलिंग वाली प्रोसेस है वो करनी पड़ती है। चॉइस लॉकिंग ऑटो लॉक भी हो जाता है, बट अपनी सेफ्टी के लिए आप खुद से लॉक कर देना। अगर स्पेसिफ़िक मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे नीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, डिटेल्स आती हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं कि नोटिफिकेशन। अगर स्पेसिफ़िक उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा करके एक पोर्टल है, जहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल्स आती हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आती है, और आप उस पे अप्लाई करते हो।
उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ तो टोटल 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं। जीएमसी हल्द्वानी, जीएमसी देहरादून, जीएमसी हरिद्वार, जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी अल्मोड़ा। अभी ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि जीएमसी पिथौरागढ़ और जीएमसी रुद्रपुर भी खुल रहा है, बट शायद एनएमसी ने अभी इन दोनों कॉलेजेस को मान्यता नहीं दी है, तो ये कॉलेज अभी नहीं खुल रहे हैं। अभी टोटल 5 ही कॉलेजेस हैं उत्तराखंड में। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड में, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जीएमसी हल्द्वानी और जीएमसी देहरादून की जाती है। उसके बाद बाकी कॉलेजेस आते हैं। जीएमसी देहरादून और हल्द्वानी में भी पिछले 2 साल से तो जीएमसी देहरादून की ज़्यादा जा रही है, उससे पहले हल्द्वानी की ज़्यादा जाती थी। सो उसके बाद फिर हरिद्वार, फिर श्रीनगर, फिर अल्मोड़ा की कट ऑफ तो कम ही जाती है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग। तो सबसे पहले आपको नीट यूजी का एडमिट कार्ड चाहिए होता है। नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड या रैंक लेटर, जो एक आपका रैंक लेटर आता है, वो आपको चाहिए होता है। 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये सब चाहिए होता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये बहुत सारी रख लेना, मतलब 15 to 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स तो रख ही लेना, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फ़ोटोग्राफ्स की। हर जगह फ़ोटो लगाओ, फ़ोटो लगाओ, फ़ोटो लगाओ, ये बोलते रहते हैं। उसके बाद आपको एक प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर मिलता है। आप जिस भी स्टेट की काउंसलिंग से आप अप्लाई कर रहे हो या ऑल इंडिया की काउंसलिंग से आप अप्लाई कर रहे हो, तो एक प्रोविज़नल आपका अलॉटमेंट लेटर आता है। कास्ट सर्टिफ़िकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो, इनकम सर्टिफ़िकेट जैसे ईडब्ल्यूएस या इन सब में लगता है इनकम सर्टिफ़िकेट। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट ऑल इंडिया की काउंसलिंग में तो नहीं चाहिए होता है, बट स्टेट की काउंसलिंग में चाहिए होता है। उसके बाद गैप सर्टिफ़िकेट, हाँ, गैप सर्टिफ़िकेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको कोर्ट से जाके बनवाना पड़ता है, और इसमें आप बताते हो कि अगर आपके ड्रॉप ईयर्स थे तो इस बीच आपने क्या करा, तो गैप सर्टिफ़िकेट पक्का बनवा लेना। फिर उसके बाद बॉन्ड बॉन्ड तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है या आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर आपके स्टेट पे बॉन्ड है तो फिर आपको ये बॉन्ड का सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ता है, अदरवाइज़ ये नहीं बनवा। सो दीज़ वर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड नीट की काउंसलिंग के लिए। और बहुत सी चीज़ें तो वहाँ पे कॉलेज में भी बन जाती हैं, बट अपनी साइड से रिस्क क्यों लेना, अपनी साइड से आप पहले से सब कुछ बना के ले जाओ, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि क्या करें, कहाँ जाएँ, कहाँ से बनवाएँ। एक तो दूसरा नया शहर होता है, वहाँ पे पता भी नहीं होता है चीज़ें क्या कैसे होती हैं। सो नीट की जो काउंसलिंग का ये जो पूरा प्रोसेस होता है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि मैंने पिछले साल अपनी नीट की काउंसलिंग करी थी, तो मैं एंड तक मैं इतना कन्फ्यूज़ थी कि मैं कौन सा कॉलेज जॉइन करूँ, कहाँ जाऊँ, ऑल इंडिया जाऊँ, स्टेट जाऊँ, क्या करूँ। इवन मैं हल्द्वानी और देहरादून में भी मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैंने अपनी स्टेट की जो काउंसलिंग है उससे मैंने देहरादून भरा था, और अपनी ऑल इंडिया की काउंसलिंग से मैंने हल्द्वानी भरा था, ताकि एंड तक मेरे पास ऑप्शन रहे कि इन दोनों में से मैं किसको चूज़ करूँ करके। बट फिर एट द एंड मैंने हल्द्वानी को चूज़ करा था, क्योंकि हल्द्वानी मेरे घर के पास भी है, और हल्द्वानी में हॉस्टल फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू देहरादून अच्छी है। मैं ये नहीं बोली कि देहरादून का कॉलेज गंदा है, क्योंकि बहुत से लोग देहरादून भी चूज़ करते हैं, बिकॉज़ देहरादून में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वो सब चीज़ें थोड़ी ईज़ी हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट है, और वहाँ पे थोड़ा-सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू हल्द्वानी, बट वहाँ हॉस्टल वगैरह उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने वो चूज़ नहीं करा था। सो या दिस वाज़ ऑल अबाउट द नीट काउंसलिंग। जितना भी मुझे पता है, आई नो इतना डिटेल्ड वीडियो ये नहीं था, या मे बी इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। सो आई विल सजेस्ट कि यू गाइज़ कैन कंसिडर दैट। जितना मुझे पता था अबाउट द नीट काउंसलिंग, उतना मैंने आपको बताया। एंड थैंक यू, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।